बेन शपीरो, जो कि अमेरिकन कंजर्वेटिव पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं, उनसे एक बार एक लड़के ने पूछा कि मान लो अगर तुम एक पेंसिल की फैक्ट्री के मालिक हो और मैं उस पेंसिल की फैक्ट्री में एक मजदूर हूँ। तुम सारी मशीनरी खरीद सकते हो, सारे रॉ मटेरियल्स खरीद सकते हो, लेकिन मेरे जैसे मजदूरों के बिना तुम पेंसिल्स नहीं बना सकते। बस तुम्हारे पास रॉ मटेरियल ही होगा, जैसे कि लकड़ी, येलो पेंट, ग्रेफाइट और रबड़। लेकिन इस रॉ मटेरियल से तुम ज्यादा पैसे नहीं कमा सकते। तुम पैसे तब कमाओगे जब हम सब मजदूर मिलके इन रॉ मटेरियल्स की पेंसिल बनाएंगे। लेकिन तुम्हारे जैसे लोग हमें सिर्फ बेसिक सैलरी ही देते हैं। जब ज्यादा प्रॉफिट होता है तो वो वर्कर्स में नहीं बांटा जाता, बस तुम्हें एज अ ओनर ही मिलेगा। और ये एक बहुत वैलिड पॉइंट भी था। लेकिन इस पर बेन शपीरो ने कहा कि जो ओनर्स हैं वो सारा रिस्क उठाते हैं, इसलिए ही उन्हें बेनिफिट भी मिल रहा है। लेकिन अगर ये पेंसिल फैक्ट्री बैंकरप्ट हो जाती है तो रिस्क वर्कर का नहीं होगा। हाँ, हो सकता है कि वो अपनी जॉब खो दे, मगर उन्हें अपनी जेब से कुछ पैसे नहीं देने पड़ेंगे, लेकिन ओनर को अपना सारा उधार चुकाना पड़ेगा। और हो सकता है कि उसे अपने पर्सनल एसेट्स भी बेचने पड़े। एक ओनर लाखों रुपए खर्च करता है उन मशीन्स पर जिससे पेंसिल बनेगी, और लाखों रुपए खर्च करता है इस बात पर कि सारे वर्कर मिलके एक साथ कुछ ऐसा काम कर पाए जो प्रोडक्टिव हो। ओनर्स को जगह रेंट पर लेनी पड़ती है जहाँ पर ये सारा काम हो सके। पूरा मैनेजमेंट स्ट्रक्चर का ध्यान रखना पड़ता है ताकि काम ऑर्गेनाइज वे में चले। उसे एक कंपनी भी फॉर्म करनी पड़ेगी और ये भी देखना पड़ेगा कि कोई टैक्स लॉ ब्रेक ना हो, जबकि उन मशीनरीज के बिना एक वर्कर कुछ भी नहीं कर सकता। और एक वर्कर की स्किल सिर्फ उतनी ही है कि वो एक लकड़ी के टुकड़े में ग्रेफाइट डाल सके, और वो भी बिना मशीन की मदद के नहीं होगा। Labor is without that machinery. Gunk. Nothing. You don't have a pencil to put together. You don't got the wood. You don't got the paint. You don't got the rubber. You don't got the metal. You got nothing. Right? You're sitting there, standing outside, twiddling your thumbs. It required somebody to invest. Who do you think put more in? The guy who spent millions of dollars buying all the machinery, leasing the place, making sure there was a management structure, doing the LLC formation, making sure all the tax code was in compliance, or you standing outside because you can stick a piece of graphite into a piece of wood? अब ये कॉन्वर्सेशन ऑब्वियसली एक टिपिकल सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट की लग रही थी, बट स्टिल ये कॉन्वर्सेशन हमें एक जॉब और एक बिजनेस का ओवरव्यू दे सकती है। तो सबसे पहले बात करते हैं जॉब और बिजनेस में डिफरेंस की इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी एंड रिस्क। हम में से मैक्सिमम मिडिल क्लास लोगों के पेरेंट्स का एक ही सपना होता है, बस हमारे बेटा या बेटी की सरकारी जॉब लग जाए। अगर ऐसा हो गया तो उनकी आधी टेंशन तो खत्म हो जाती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि चलो कम से कम इनकी जिंदगी भर बेसिक नीड्स तो कवर हो ही जाएंगी। लेकिन जब हम देखते हैं कि हमारे जैसे यंगस्टर्स कंपनी खोल रहे हैं और उन्हें बहुत ज्यादा फंडिंग मिल रही है, फॉर एग्जाम्पल मीशो की वैल्यूएशन 14,000 करोड़ है, फार्मा इजी की वैल्यूएशन 10,500 करोड़ है, क्रेड की वैल्यूएशन 15,000 करोड़, ग्रो की वैल्यूएशन 7,000 करोड़, शेयर चैट की वैल्यूएशन 15,500 करोड़, गपशप की वैल्यूएशन 11,000 करोड़, चार्ज भी 10,000, अर्बन कंपनी 15,500। जहां देखो इंडिया में यूनिकॉर्न्स बन रहे हैं, यानी ऐसी कंपनीज बन रही है जिनकी वैल्यूएशन 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। फिर हमें लगता है कि क्यों यार हम 50,000 की जॉब करें जब इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं मार्केट में। अब इस आर्ग्यूमेंट में कुछ प्रॉब्लम है। सबसे पहली प्रॉब्लम तो ये है कि मैक्सिमम लोगों को ये लगता है कि कंपनी जितने की बिकती है उतने रुपए कंपनी के ओनर्स को मिलते हैं, विच इज नॉट ट्रू। आइए हम फ्लिपकार्ट का एग्जाम्पल लेते हैं। तो हम में से काफी लोगों को इसकी बेसिक स्टोरी का पता ही होगा। दो दोस्त सचिन बंसल और बिनी बंसल IIT दिल्ली से पढ़े, दोनों ने अमेजोन में जॉब करी। तो दोनों ने सोचा कि क्यों ना अमेजोन जैसी कंपनी इंडिया में खोली जाए, तो उन्होंने फ्लिपकार्ट स्टार्ट भी करी। एक्सपेंशन के लिए फंडिंग भी ली और Myntra.com, फ्लाइंग मशीन, Jabong.com, फोन पे जैसी कंपनीज को एक्वायर भी किया। फ्लिपकार्ट लॉस में थी, लेकिन इसके बावजूद अमेरिका का जायंट वॉलमार्ट आता है और 9 मई 2018 को फ्लिपकार्ट का 77% शेयर $16 बिलियन में खरीद लेता है। और बीनी बंसल और सचिन बंसल के शेयर्स की वैल्यू उस वक्त अप्रोक्सीमेटली 7,000 करोड़ होती है। अब हमें से बहुत लोगों को लगेगा चलो सारा $16 बिलियन नहीं मिला, लेकिन फाउंडर्स को $1 बिलियन तो मिल ही गया ना। ये तो इंडीड बहुत बड़ा अमाउंट है, और ऑब्वियसली है भी। हमें से बहुत से लोगों को लगता है कि यार ये तो जॉब से अच्छा ही है कि हम भी ये कंपनी खोलें और करोड़पति बन जाए। लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि क्योंकि फ्लिपकार्ट लॉस में थी, इन्वेस्टर्स जिन्होंने इतना पैसा इन्वेस्ट किया था इस कंपनी में बहुत ही इम्पेशेंट हो रहे थे अपना रिटर्न वापस लेने के लिए। वॉलमार्ट की ये स्ट्रैटेजिक मूव थी इंडिया में एंटर करने की, जिसकी वजह से फ्लिपकार्ट के फाउंडर्स का एक अच्छा एग्जिट हो गया। लेकिन आपको पता है कि ऐसी बहुत सी कंपनीज हैं जिन्हें सब यूनिकॉर्न्स तो बोल रहे थे, लेकिन फिर भी वो फेल हो गई। फॉर एग्जाम्पल जस्ट बाय लिव में 840 करोड़ रुपए इन्वेस्ट हो चुके थे, लेकिन कंपनी फेल हो गई। शुतांग पर 50 करोड़ इन्वेस्ट हो चुके थे, लेकिन वो भी फेल हो गई। पोर्ट डेस्क पर 14 करोड़ रुपए, और वो भी फेल हो गई। एंड द मोस्ट फेमस हाइक मैसेंजर्स, जिसकी वैल्यूएशन इन्वेस्टर्स 12,000 करोड़ रुपए लगा रहे थे, वो भी फेल हो गई। इन शॉर्ट 90 to 95% ऑफ द बिजनेस फेल हो जाते हैं अपने पहले 5 सालों में, जबकि बाकी बचे हुए बिजनेस में से भी 80% बिजनेसेस फेल हो जाते हैं। यानी स्टैटिस्टिकली स्पीकिंग
आपका IIT, MIT में एडमिशन लेना बहुत आसान है एज कम्पेयर टू एक सक्सेसफुल स्टार्टअप खड़ा करना जिसकी वैल्यूएशन $1 बिलियन में हो। डू नॉट गेट डिप्रेस्ड, बट दिस इज प्योर डेटा। रोमन सैनी को जानते होंगे, जिन्होंने इंडिया के टफेस्ट एग्जाम्स भी क्लियर किए थे। एम्स, UPSC, ISB बने और हमारे इंडियन पेरेंट्स के अकॉर्डिंग इससे परफेक्ट क्या हो सकता है। एंड देन ही ओपनड अ स्टार्टअप विद हिज फ्रेंड्स नेम्ड अनअकैडमी, जिसकी आज वैल्यूएशन 15,000 करोड़ रुपए है। अगेन ये एक सुपर सक्सेस स्टोरी लगती है, बट एट द सेम टाइम जस्ट इमेजिन, हमें पता है कि वैल्यूएशन के बाद भी कंपनीज फेल हो जाती हैं, तो सोचो उनके फाउंडर्स को अभी कितना प्रेशर हो रहा होगा। तो अब सवाल ये आता है कि फिर हम क्या करें, स्टार्टअप करें या चुपचाप जॉब करने लग जाएं? नहीं, एक्चुअल में गोल ये भी नहीं है। वैसे तो सबको अपना डिसीजन खुद ही लेना पड़ता है, बट बिलियनर मार्क क्यूबन के कुछ रूल्स हैं जो मुझे ठीक लगते हैं, जिसमें रूल नंबर 1 ये है कि बिजनेस वो स्टार्ट करो जिसमें हमें बहुत ज्यादा मजा आ रहा हो, ताकि अगर बिजनेस फेल भी हो जाता है तो हमारा उस बिजनेस में जितना भी टाइम इन्वेस्ट हुआ है, कम से कम उस टाइम में तो हमने एंजॉय किया ही होगा। और अगर बिजनेस सक्सेसफुल हो जाता है तो ऑब्वियसली आप वेल्दी हो ही जाओगे। रूल नंबर 2 कि कभी भी लोन लेके बिजनेस मत स्टार्ट करो, क्योंकि बिजनेस में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो अनप्रिडिक्टेबल होंगी, लेकिन बैंक को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका बिजनेस सक्सेसफुल होता है या फेल होता है। बैंक को तो अपने पैसे वापस चाहिए। फाइनली मार्क क्यूबन का रूल नंबर 3 कहता है कि पार्ट टाइम बिजनेस स्टार्ट करो, जिसमें 1 से 1.5 साल के बाद हमें अंदाजा हो जाता है कि ये बिजनेस चल सकता है या नहीं, और साथ में ये भी पता चल जाता है कि हम इसमें टाइम इन्वेस्ट करना भी चाहते हैं या नहीं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि स्टार्टअप्स क्रिएट वेल्थ फॉर यू एंड फॉर योर कंट्री। 1945 में जापान में हिरोशिमा और नागासाकी पर 2 एटॉमिक बॉम्ब फेंके गए, लेकिन इसके बावजूद सिर्फ 15 सालों में जापान दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई आफ्टर यूनाइटेड स्टेट और सोवियत यूनियन। 1945 के बाद सबसे पहले जापान में शुरू हुआ इंक्लाइंड प्रोडक्शन मोड, जिसका मेन गोल था कि रॉ मटेरियल की प्रोडक्शन की जाए, जैसे कि स्टील, कोल और कॉटन। एक टाइम था जब जापान को चीप कॉपीकैट प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंट्री के रूप में देखा जाता था, लेकिन फिर मोरिता सोन आए, जो कि सोनी के फाउंडर थे। उन्होंने सोनी का मिशन सेट किया कि वो जापान में इतने अच्छे प्रोडक्ट्स बनाएंगे कि लोग जापान को क्वालिटी के नाम से जानेंगे। उनका ये मिशन नहीं था कि सोनी का प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी के लिए जाना जाए, बल्कि वो चाहते थे कि जापान क्वालिटी के नाम से जाना जाए। और इन कंपनीज सोनी, टोयोटा, होंडा ने भी काफी कंट्रीब्यूट किया अपने देश की इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए, जबकि कहीं ना कहीं हम लोग इंटरनेशनल सोच नहीं रख पाते। बहुत ही कम कंपनीज हैं, इन्फोसिस, TCS, विप्रो एक्सेट्रा को छोड़कर हम सब अपनी कंट्री में ही सिमट कर रह जाते हैं। जस्ट हम सबको याद रखना पड़ेगा कि कंट्रीज की रियल ग्रोथ तब होती है जब हम प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करेंगे, ना कि इंटरनेशनल मार्केट के बस कंज्यूमर रह जाएंगे। लेकिन हम में से जो लोग इंटरनेशनल प्रोडक्ट क्रिएट करने में कामयाब रहेंगे, वो ना ही सिर्फ खुद के लिए बल्कि कंट्री को भी ग्रो करने में बहुत मदद करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इन्फोसिस के फाउंडर जैसे कि नारायण मूर्ति एंड अदर्स जानते थे कि हम इंडियंस कंप्यूटर में बहुत अच्छे हैं, इसलिए हम इस फील्ड में इंटरनेशनल मार्केट कैप्चर कर सकते हैं। उनका एक स्लोगन था, अमेरिकन वैल्यू एट इंडियन प्राइस, यानी हाईएस्ट क्वालिटी की सॉफ्टवेयर सर्विस इंडियन प्राइस पे। और ये एक विन 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 सिचुएशन थी। इन्फोसिस के फाउंडर्स के लिए विन सिचुएशन थी, इंडियन मार्केट के लिए विन सिचुएशन थी, इंडिया के लिए एक विन सिचुएशन, और साथ में इंटरनेशनल कंपनीज के लिए भी ये विन सिचुएशन थी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने जॉब और बिजनेस के बीच में डिफरेंसेस देखे कि कैसे एक तरफ जॉब जिसमें सिक्योरिटी तो है, पर एट द सेम टाइम अर्निंग पावर में सीलिंग भी है, यानी एक पर्टिकुलर अमाउंट से ज्यादा हम अर्न नहीं कर सकते। वहीं पर स्टार्टअप्स बहुत अट्रैक्टिव तो हैं, लेकिन एक स्टार्टअप यूजुअली सक्सेसफुल होने के लिए एवरेज मिनिमम 6 to 10 years ले लेता है, और उसके बाद भी हम सर्टेन नहीं होते कि स्टार्टअप सक्सीड करेगा या नहीं, क्योंकि स्टार्टअप बाय डेफिनेशन इज एन एक्सपेरिमेंट एंड एक्सपेरिमेंट्स आर मेंट टू फेल। लेकिन फिर भी अगर हम स्टार्टअप में इंटरेस्टेड हैं, तो बेस्ट यही है कि शुरू में हम पार्ट टाइम ही स्टार्ट करें, जैसे कि बिलियनर मार्क क्यूबन बोलते हैं, और 1-1.5 साल में पता चल जाता है कि बिजनेस कहाँ जा रहा है और हम उसमें इंटरेस्टेड हैं या नहीं। नेक्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि क्रिएटर्स को ही रिवॉर्ड मिलता है, ना कि कंज्यूमर्स को। इसलिए अगर हमारा स्टार्टअप सक्सीड हो जाता है तो ऑब्वियसली एक वेल्थ तो क्रिएट होती ही है। इसके अलावा अगर हमने अच्छे ढंग का स्टार्टअप खोला है तो लोगों की भी बहुत हेल्प होती है और हमारी कंट्री की तरक्की भी होती है, और ये एक विन विन सिचुएशन होगी। इसमें हमने देखा था कि जापान कैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अपने प्रोडक्शन के कारण ही एशिया की सबसे पहली डेवलप्ड कंट्री बनी। तो एनीवेज दोस्तों, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके किसी फ्रेंड या फैमिली मेंबर के काम आ सकती है, तो ये वीडियो उनके साथ जरूर शेयर करें।